हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरे बिन भाग 1। मुंबई शहर की चकाचौंध से दूर एक बंद पड़ी कंस्ट्रक्शन साइट से गोलियां चलने की दहशत देने वाली आवाज़ें सन्नाटे को चीरती हुई माहौल में खौफ पैदा कर रही थी। यह आवाज़ें इतनी तेज थी कि अगर आसपास का इलाका सुनसान न होता तो अब तक कितने ही मासूम डर से कांप रहे होते। 17 मंजिला ऊंची इमारत जिसका काम सालों पहले बंद हो चुका था और अब इमारत की दीवारों पर उगी हरी घास इस बात का सबूत था कि यहाँ कोई आता जाता नहीं था। अंधेरे में कुछ काली परछाइयाँ बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी। तो वहीं बिल्डिंग के अंदर जो थोड़ी सी रोशनी थी, मानो फायरिंग के साथ ही वो भी खत्म हो चुकी थी। जैसे जैसे बाहर के आदमी बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे, वैसे वैसे लड़कियों के डर से रोने की आवाज़ भी तेज होती जा रही थी। लड़कियां बेसमेंट में है, एक ने सबको आवाज़ देकर जोर से कहा। बेसमेंट का वह कमरा जेल की तरह था जहाँ 50 से ज़्यादा लड़कियां कैद थी। टार्च की रोशनी उन पर डालते हुए दो आदमी कमरे के अंदर आ गए और सभी के चेहरे को ध्यान से देखने लगे जैसे उन्हें किसी की तलाश हो। सभी लड़कियों के चेहरे ध्यान से देखने के बाद दोनों आदमी कमरे से बाहर आकर टीम लीडर से बोले, बॉस वो इनमें नहीं है। नहीं है? नहीं है का क्या मतलब है? ध्यान से देखो, वो लड़की भी यहीं कहीं आसपास होगी, ढूंढो उसे। टीम लीडर ने कहा और खुद दूसरे फ्लोर पर चेक करने चला गया। बिल्डिंग के बाहर कार की बोनट पर एक आदमी लेटा था। उसके हाथ में सिगरेट थी जिसकी कश लेते हुए वो खाली पन में आसमान में निकले चांद को देख रहा था। यह आदमी कोई और नहीं, अथर्व सिंघानिया था। उसका चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसका ऑरा एक राजा की भांति था। सिगरेट खत्म होते ही उसने नजरें बिल्डिंग की तरफ घुमाई। फायरिंग के बाद अब वहाँ खामोशी थी। क्या वो मिली? उसके यह पूछते ही उसके असिस्टेंट रमन ने फ़ोन चेक किया, फिर अथर्व से बोला, कोई अपडेट नहीं है, शायद वो उन्हें न मिली हो। अथर्व कार की बोनट से नीचे उतर गया और बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर किसी का नाम नहीं बल्कि 150 करोड़ लिखा था। 150 करोड़ फ्लैश होता देख अथर्व की खाली आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र का आदमी हड़बड़ी में बोला, मिस्टर सिंघानिया, मेरी बेटी, आप कब उसे ढूंढेंगे? 4 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को गायब होने। आप उसे ढूंढ भी रहे हैं या नहीं? मिस्टर सिंघानिया, मुझे मेरी बेटी सही सलामत वापस चाहिए। मैं नहीं जानता आप यह कैसे करेंगे, लेकिन आपको यह जल्द से जल्द करना होगा। मेरी बेटी को बचाना होगा। यह सब सुनकर अथर्व की आंखों में जो हल्की सी चमक आई थी वह फिर खालीपन में तब्दील हो गई। उसने साथ आ रहे असिस्टेंट रमन को देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या वो मिली? असिस्टेंट रमन ने सर झुका लिया। उसके फ़ोन पर कोई अपडेट नहीं आया था। अथर्व ने उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। असिस्टेंट के जाते ही उसके होठों पर एक हल्की मगर बेहद डरावनी स्माइल आ गई। अग्रवाल, मैंने कहा था ना तुझे, तेरी बेटी मिल जाएगी, तू बस पैसे पर ध्यान दे। तेरी बेटी कल तेरे पास होगी। इतना कहकर बिना दूसरी तरफ के इंसान की कोई बात सुने अथर्व ने फ़ोन रख दिया। अथर्व के 7वें फ्लोर पर पहुंचते ही एक आदमी की एक्साइटमेंट में चिल्लाने की आवाज़ आई, यहाँ इस कमरे में कोई है, यह एक लड़की है। टीम लीडर, इसे देखिए, क्या यह अग्रवाल की बेटी नहीं है? उस आदमी की एक्साइटमेंट से भरी आवाज़ सुनकर टीम लीडर के चेहरे पर भी राहत भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने मुस्कुराते हुए अथर्व की तरफ देखकर कहा, बॉस, लगता है वो मिल गई। अथर्व ने सिर हिलाया। यह एक बिना दरवाजे का कमरा था। एक पुरानी अलमारी और कुछ पानी की खाली बोतलें और खाली प्लेट ही उस कमरे में बिखरी थी। अलमारी के पीछे एक लड़की खुद को समेटती अपने चेहरे को घुटनों में छुपाए सिसक कर रो रही थी। टीम लीडर ने टार्च उस लड़की पर डाला। उसका शरीर कांप रहा था। खुद को समेटने वो एक बोल की तरह लग रही थी। अपना चेहरा दिखाओ, टीम लीडर ने कहा, मगर उस लड़की ने कोई हलचल नहीं की। अगर उसकी सिसकियों की आवाज़ न आ रही होती तो
अब तक सबने उसे बेहोश या मरा हुआ समझ लिया होता, मगर ऐसा नहीं था। वह होश में थी और रो रही थी। टीम लीडर ने फिर कहा, हमें तुम्हारे बाप ने तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। अगर तुम घर वापस जाना चाहती हो तो अपना चेहरा दिखाओ। टीम लीडर ने कई बार उस लड़की को सिर ऊपर करने को कहा, मगर उस लड़की ने कोई हलचल नहीं की। टीम लीडर उसके करीब चला गया। इससे पहले उसके हाथ उस लड़की को छूते अचानक गोली चली और एक दर्द भरी चीख वहाँ की सन्नाटे को चीरते हुए सबके कानों में पहुंची। सबने शॉक्ड होकर टीम लीडर के हाथों को देखा। उसके हाथ में गोली लगी थी और यह गोली किसी और ने नहीं बल्कि उनके सामने खड़ी लड़की ने चलाई थी। और यह लड़की कोई और नहीं, अग्रवाल परिवार की दूसरी बेटी भूमि थी। डर से कांप रही भूमि के हाथ कांप रहे थे और उस कपकपाते हाथों में उसने बड़ी ही मजबूती से बंदूक को पकड़ा हुआ था। वह गोरी सुंदर, बेहद सुंदर थी। पतले होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल जो इस वक्त बिखरे हुए थे। आंखें रोने की वजह से लाल थी, गुलाबी पड़ चुके थे। उसके गालों पर सूखे आंसुओं के धब्बे थे। वह बार बार अपने होंठ खोल और बंद कर रही थी और सहमी नज़रों से सभी को देखते हुए खुद को दीवार से चिपकाए हुए थी। सभी की नज़रें भूमि पर थी। किसी ने भी अथर्व का एक्सप्रेशन नोटिस नहीं किया। अथर्व उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह खामोश रात में चाँद को देखता है। उसकी खाली आंखों में एक अजीब सी मदहोशी थी। बेचैनी है मन में, प्यास बढ़ती जा रही है। आंखों में छाई है मदहोशी, दिल में तुझे पाने की तलब जाग रही है। यह कैसा जज्बात है, यह कैसी तपन है। तुझे देखने के बाद क्यों तुझे पाने की अगन है। एहसास यह कुछ नया सा है, यह पुरानी पहचान हमारी। ऐसा लगता है जैसे हम हैं तेरे और तू है हमारी। अपने दिल ख्यालों का एहसास होते ही अथर्व खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। तभी टीम लीडर ने गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहा, पकड़ो इसे, यह अग्रवाल की बेटी नहीं है। और यह सुनते ही सभी एक साथ भूमि की तरफ बढ़े। सबको एक साथ अपनी तरफ आता देख भूमि सहम उठी। 5-5 लंबे हट्टे तगड़े आदमियों को गुस्से में अपनी तरफ बढ़ते देख भूमि के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। हाथों की कंपन तेज हो गई थी। वह 5 और उनके पीछे 2 और, तो वहीं उसके पास सिर्फ एक बंदूक थी जिससे वह उनका सामना नहीं कर सकती थी। क्या मैं मरने वाली हूँ? बंदूक पर पकड़ मजबूत करते हुए भूमि ने सोचा और आंखें बंद कर ली। मुझे मरना होगा, हाँ मुझे मरना होगा। अब खुद को इनसे बचाने के लिए मुझे मौत के साए को अपनाना होगा। उसने एकदम से आंखें खोली और जो बंदूक उसने उन आदमियों पर तानी थी उसे अपने सर पर लगा दिया। ऐसा करते हुए वह एक बार भी नहीं हिचकिचाई। अथर्व यह सब खामोशी से देख रहा था। वह हजारों लड़कियों से मिल चुका था पर यह लड़की सबसे अलग थी। वह मुस्कुराया जैसे उसकी सालों की तलाश पूरी हो गई हो। सब पीछे हटो, अथर्व के यह कहते ही सारे आदमियां पीछे हट गए। भूमि ने कुछ हैरानी के साथ अथर्व को देखा मगर बंदूक अपने सर से नहीं हटाई। टीम लीडर बोला, बॉस क्या आप इसे छोड़ रहे हैं? इसने मुझ पर गोली चलाई, मैं इसकी जान ले लूँगा। अथर्व ने गुस्से में टीम लीडर को देखा और कहा, जान तो मैं तुम्हारी लेने वाला हूँ। तुम्हें किस बेवकूफ़ ने एज ए 7 का टीम लीडर बनाया? खुद को एक लड़की से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, टीम क्या लीड करोगे? जाओ निकलो यहाँ से। टीम लीडर ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। आखिर अथर्व ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। उसके कमरे में जाते ही अथर्व ने बाकी के टीम मेंबरों को घूरते हुए कहा, तुम सबको अलग से कहना पड़ेगा, जाओ और ढूंढो उसे। जी बॉस, सबने एक साथ कहा और वहाँ से चले गए। अब वहाँ सिर्फ अथर्व और भूमि थे। उसे देखते हुए अथर्व फिर मुस्कुराया और कहा, क्या तुम ऐसे ही पूरी रात खड़ी रहने वाली हो? भूमि ने जवाब नहीं दिया मगर उसकी नज़रें अथर्व को ही देख रही थी। अथर्व ने उससे गुस्सा नीचे करने को कहा, उसे न डरने को कहा, उसे समझाने की कोशिश की कि कोई उसकी गलत इंटेंस नहीं है। अथर्व ने बहुत कोशिश की भूमि से बात करने की मगर उसने एक बार भी पलट कर उसे जवाब नहीं दिया। न उसने अथर्व से नज़रें हटाई। शायद उसे डर था
कि उसकी एक लापरवाही उस पर भारी पड़ सकती है। वह टकटकी लगाए अथर्व को देखती रही। उसका जवाब न देना अथर्व को अब गुस्सा दिला रहा था, तो वहीं उसकी नज़रें खुद पर पाकर उसे अच्छा भी लग रहा था। एकदम से उसके मन में कुछ ख्याल आए और उसने थोड़ा हैरानी और निराशा के साथ अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए कहा, लगता है यह सुन नहीं सकती, पर क्या ऐसा होना ज़रूरी था? जिंदगी में एक लड़की पसंद आई, वो भी बहरी निकली। अथर्व ने गहरी सांस ली। वह काफ़ी निराश लग रहा था। तभी उसके असिस्टेंट ने वहाँ आते हुए जल्दी में कहा, बॉस, मानवी अग्रवाल मिल गई है। मगर मगर क्या? अथर्व ने आगे चढ़ाते हुए पूछा। असिस्टेंट रमन ने कहा, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। तुमने मनन अग्रवाल को इसकी खबर तो नहीं दी? नहीं बॉस, अभी नहीं। अगर आप कहें तो। असिस्टेंट रमन की बात पूरी होने से पहले ही अथर्व बोला, नहीं अभी रहने दो, पहले उसे हॉस्पिटल भेजो। इस वक्त उसकी सिक्योरिटी ही हमारी प्रायोरिटी है। असिस्टेंट को आदेश देने के बाद अथर्व ने राघव को कॉल किया। राघव सिंघानिया अथर्व का बड़ा भाई है, साथ ही सिंघानिया ग्रुप्स एंड कंपनी का चेयरमैन है। राघव से बात करने के बाद अथर्व जैसे ही पीछे मुड़ा, भूमि को सामने पाया। अब भी वह उसे ही देख रही थी, मगर अब उसके हाथ में गन नहीं थी और वह खुद भी पहले से काफ़ी नॉर्मल लग रही थी। तुम ठीक हो? आई सिड। मैं इसे पूछ क्यों रहा हूँ जब मैं जानता हूँ इसे मेरी एक भी बात सुनाई नहीं देने वाली। कहते हुए अथर्व खुद का मजाक उड़ाते हुए हंस दिया। अथर्व के बिल्डिंग से बाहर आते ही असिस्टेंट रमन ने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया, मगर अथर्व कुछ दूरी पर ही रुक गया। उसने मुड़कर अपने पीछे आई भूमि को देखा। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने उंगली के इशारों से भूमि को अपने पास बुलाया। भूमि अथर्व के पास आई। दोनों के ही एक्सप्रेशन प्लेन थे। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। तभी असिस्टेंट ने अथर्व से कहा, बॉस, आप क्या सोच रहे हैं? इस पर अथर्व भूमि को देखते हुए असिस्टेंट रमन से बोला, कभी किसी लड़की को पसंद किया है? तो असिस्टेंट ने शर्माते हुए कहा, बॉस, आप यह क्या बोल रहे हैं? मैं किसी लड़की को? इससे पहले असिस्टेंट रमन अपनी बात पूरी करता, अथर्व ने पहले घूरते हुए कहा, लड़कियों की तरह शर्माना बंद करो और जो पूछा है उसका जवाब दो। कभी किसी लड़की से पहली नज़र का प्यार हुआ है? रमन को समझ नहीं आया अचानक से अथर्व उससे यह सब क्यों पूछ रहा है। उसने सामने भूमि को देखा और उसकी नज़रें मानो उस पर ठहर गई। भूमि बहुत क्यूट थी। जो भी उसे एक नज़र देखता उसकी नज़रें उस पर ठहर जाती। असिस्टेंट रमन को भूमि को देखते हुए अथर्व की आंखें सिकुड़ गई। उसने एकदम से आगे बढ़कर भूमि का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार में ले आया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि भूमि को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला। असिस्टेंट रमन के सेंस में लौटने से पहले ही कार स्टार्ट हो चुकी थी। उसने जाती हुई कार को देखते हुए सर खुजलाते हुए खुद में बुदबुदाए हुए बोला, कहीं बॉस को पहली नज़र का प्यार तो नहीं हो गया है? पर यह कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ है तो उनकी मंगेतर का क्या होगा? भूमि सहमी सी कार की विंडो से चिपक कर बैठी। कभी विंडो से बाहर देखती तो कभी चोरी चुपके नज़रों से अथर्व को। वहीं अथर्व हाथ से सर टिकाए एकटक भूमि को देख रहा था। पिछले 20 मिनट में उसने एक पल के लिए भी अपनी नज़रें भूमि से नहीं हटाई थी। जैसे ही भूमि उसकी तरफ नज़रें घुमाती वो मुस्कुरा देता, तो वहीं उसकी मुस्कुराहट भूमि को असहज कर रही थी। ड्राइवर रियर व्यू मिरर से यह सब नज़ारा देख रहा था। अपने बॉस को मजनू की तरह बिहेव करता था। वो बहुत ही मुस्कुराते हुए मन ही मन सोच रहा था, लगता है बॉस को यह लड़की पसंद आ गई है, लेकिन यह लड़की अमीर परिवार की सभी लड़कियों से बहुत अलग लग रही है। क्या यह अग्रवाल परिवार की वही बड़बोली बेटी तो नहीं है? यह इतनी शांत क्यों है? अग्रवाल की बड़ी बेटी मानवी अपनी सुंदरता और बड़बोले अंदाज के लिए जानी जाती थी। जितना सुंदर उसका तन था उतना ही बड़बोली वो थी। कुछ लोगों का उसका बड़बोलापन इरिटेटिंग लगता था, तो कोई इसके इसी अंदाज पर फिदा था। ड्राइवर ने कभी मानवी को देखा
तो नहीं था, मगर उसने उसके बारे में सुना जरूर था और इस वक्त वो भूमि को ही मानवी समझ रहा था। ड्राइविंग का ऐसा सोचना गलत भी नहीं था। आखिर अथर मानवी अग्रवाल को बचाने आया था। अथर 29 साल का हैंडसम नौजवान होने के साथ ही एक अमीर परिवार का बेटा था। सिंघानिया परिवार की गिनती देश के 20 सबसे अमीरों की लिस्ट में होती थी। सिंघानिया ब्रदर्स का औरा बादशाह का था। लड़कियां सिंघानिया ब्रदर्स के करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। सिंघानिया ब्रदर्स को सेड्यूस करने के लिए कई लड़कियों ने उनके सामने अपने कपड़े तक निकाल दिए थे। उन लड़कियों की लिस्ट में एक का नाम मानवी अग्रवाल का भी था, मगर यह बात कुछ करीबी लोग ही जानते थे। कार मालाबार हिल के समुद्र से कुछ दूरी पर स्थित एक खूबसूरत 5 मंजिला विला के एंट्री गेट के सामने आकर रुकी। रात के अंधेरे में विला लाइट की रोशनी में जगमगा रहा था। भूमि ने नेम प्लेट पर लिखा विला का नाम पढ़ा, द हेवन। विला का नाम देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपने बगल में बैठे आकर्षक औरे के साथ इंसान को ध्यान से देखने लगी। उसकी हैरानी आंखें से बता रही थी कि वो अथर के बारे में पहले से जानती थी। यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। हैरान भूमि ने मन ही मन खुद से कहा। भूमि की तपती नज़रों का एहसास होते ही फोन पर टाइप कर रही अथर की उंगलियां रुक गई। उसने भूमि को देखा। एक दूसरे से नजरें मिलते ही भूमि ने नजरें झुका ली और खुद से मन में बोली, नहीं, या वो नहीं हो सकता। या वो कैसे हो सकता है? एक नाम के कई घर होते हैं, या ज़रूरी तो नहीं या वही घर हो। कार एंट्री गेट से होते हुए विला के मेन गेट के सामने आकर रुकी। कार के रुकते ही स्टाफ ने जल्दी से आकर कार का दरवाज़ा खोला। अथर्व कार से बाहर आ गया तो वही भूमि अपने ही ख्यालों में गुम विंडो से टकटकी लगाए अभी भी विला को देखने में लगी थी। अचानक से उसकी तरफ कार का दरवाज़ा खुला तो वो कुछ सहम सी गई, मगर जैसे ही उसने अथर्व के अट्रैक्टिव चेहरे को देखा, एक अनजाने एहसास से उसका मन खिल उठा। अथर्व को भूमि को कार से बाहर निकालने के लिए बोलने ही वाला था कि उसे एकदम से ध्यान आया कि वह लड़की उसकी बात सुन नहीं सकती। इसीलिए उसने हाथ हिलाकर भूमि को बाहर निकलने का इशारा किया, लेकिन भूमि बाहर आने से संकुचा रही थी। वो कैसे किसी अजनबी के घर के अंदर जा सकती थी? भूमि यहाँ नहीं रुक सकती थी और यही बात वो अथर्व को बताना चाहती थी, मगर उससे पहले ही अथर्व का फ़ोन बजने लगा। एक बार फिर 150 करोड़ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। कॉल रिसीव करते हुए अथर्व ने कुछ कदम पीछे हटकर भूमि को निकलने का इशारा दिया। भूमि कार से बाहर आ गई। दूसरी तरफ से मनन अग्रवाल ने जल्दी से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मेरी दूसरी बेटी। इससे पहले मनन आगे बोलता, अथर्व ने कहा, वो मिल गई है, और फ़ोन रख दिया। अगले ही सेकंड उसे कुछ गलत लगा। क्या उसने दूसरी बेटी कहा? अथर्व ने मन ही मन खुद से सवाल किया। मानवी के गायब होने के बाद मनन अग्रवाल ने अब तक उसको 30 से ज़्यादा बार कॉल किए थे और हर बार मेरी बेटी कहा था, मगर इस बार उसने मेरी दूसरी बेटी कहा था। क्या मैंने कुछ गलत सुना या उसने सच में मेरी दूसरी बेटी कहा? अथर्व इस बारे में सोच ही रहा था कि उसका ध्यान भूमि पर गया। भूमि को गार्डन के वाटरफॉल की तरफ जाता देखकर वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा कि तभी एक बार फिर उसका फ़ोन बजा। मनन अग्रवाल उसे दोबारा कॉल कर रहा था। अथर्व ने कुछ सेकंड रुक कर कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से घबराए हुए मनन बोला, मिस्टर सिंघानिया, मेरी बात पूरी सुनिए। मुझे कुछ देर पहले ही पता चला वानवी के साथ मेरी दूसरी बेटी का भी किडनैप हुआ है। वो बोल नहीं सकती। मानवी के साथ साथ आपको उसे भी बचाना होगा। उसे कुछ होना नहीं चाहिए। मनन अग्रवाल ने आगे भी बहुत कुछ कहा, मगर अथर्व की सोच, वो बोल नहीं सकती, पर अटक गई। उसने भूमि को वाटरफॉल के पास देखा। वाटरफॉल के पास 2 एंजल की मूर्तियां बनी थी। उसका डिज़ाइन इतना सुंदर और प्यारा था कि अक्सर वहां आने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था।
मगर भूमि का वाटरफॉल के पास जाना थोड़ा अजीब था, क्योंकि यह रात का समय था और वहाँ तक लाइट की रोशनी भी पूरी तरह से नहीं जा रही थी। भूमि को एंजल की मूर्तियाँ पर हाथ फेरते देख अख्तर ने मनन अग्रवाल से कहा, तुम्हारी छोटी बेटी की उम्र कितनी होगी? मनन अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा, वो 23 साल की है। मैंने आपके असिस्टेंट को उसकी फ़ोटो और डिटेल भेज दी है। क्या वो मानवी से ज़्यादा सुंदर है? अथर्व ने भूमि को देखते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूमि में खो गया है। मनन अग्रवाल ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, जी हाँ, वो मानवी से ज़्यादा सुंदर है। यह कहते हुए मनन अग्रवाल की आवाज़ दबने लगी थी। तो वहीं मनन की हाँ सुनकर अथर्व फाइनली मुस्कुराया। उसकी स्माइल में अब अलग ही खुशी छलक रही थी। उसने मनन अग्रवाल से कहा, ससुर जी, शादी की तैयारी शुरू करिए। मुझे आपकी दूसरी बेटी पसंद आ गई है। इतना कहकर अथर्व ने फ़ोन रख दिया। अथर्व ने जो कहा, मनन अग्रवाल उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें शॉक्ड देखकर उनकी पत्नी रेशमा ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कहा मिस्टर सिंघानिया ने? हमारी बेटी ठीक तो है? वो कब घर वापस आ रही है? मनन ने सेंस में लौटते हुए रेशमा को देखा। रेशमा को परेशान देखकर उसने कहा, मानवी मिल गई है। पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही वो मानवी को घर ले आएंगे। मानवी मिल गई है। यह सुनते ही रेशमा के मुरझाए चेहरे पर रौनक लौट आई। उसने खुशी के मारे मनन से कहा, मानवी मिल गई है, फिर आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? डील के पैसे सिंघानिया को देकर मेरी बेटी को घर ले आइए। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होगा। कितने दिन हो गए उसे देखे, पता नहीं मेरी बच्ची इतनी दिनों तक किस हालत में होगी। एक माँ के तौर पर रेशमा की चिंता जायज़ थी, मगर मनन के मन में तो अथर्व की कई बातें घूम रही थी। जब रेशमा ने मनन को परेशान देखा तो उन्हें भी ख्याल आया। मनन अथर्व से भूमि के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने मनन से पूछा, आप परेशान लग रही हैं, कहीं भूमि को कुछ? रेशमा की बात पूरी होने से पहले ही मनन ने कहा, वो भी मिल गई है। फिर आप परेशान क्यों हैं? कहीं आप पैसों को लेकर तो परेशान नहीं हो रहे हैं? देखिए, अगर ऐसा है तो मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ। मानवी अभी भी उनके पास है। पैसों की वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रेशमा ने कहा। रेशमा मानवी की बड़ी बेटी थी और लाडली भी। 150 करोड़ क्या, अगर रेशमा को बचाने के लिए उनके 500 करोड़ भी देने पड़ते तो वो भी पीछे नहीं हटते। मगर इस वक्त मनन की परेशानी पैसा नहीं, अथर्व की कई बातें थी। उसने रेशमा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अथर्व को कॉल लगाने लगा। मनन का कॉल इग्नोर करते हुए अथर्व ने असिस्टेंट रमन का फ़ोन लेकर मनन की तरफ से भेजी भूमि की फ़ोटो को देखने लगा। असिस्टेंट रमन ने भूमि की डिटेल के बारे में बताते हुए अथर्व से कहा, यह मनन अग्रवाल की दूसरी बेटी भूमि है। उम्र 23 साल, हाइट 5 फीट 4 इंच। 1 साल पहले बीएससी ग्रेजुएशन करने के बाद उसने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू ही नहीं की। सबसे ज़रूरी बात, यह बोल नहीं सकती लेकिन दूसरों की बातें सुन और समझ सकती है। अथर्व ने कुछ कंफ्यूज होकर रमन को देखते पूछा, अभी क्या कहा तूने? यह बोल नहीं सकती लेकिन? आपने सही सुना, मिस भूमि सुन सकती हैं। रमन ने बात को पूरा करते हुए कहा। अथर्व की आंखें सिकुड़ गई। उसने घूर कर भूमि को देखा। वो लड़की सुन सकती थी, इसका मतलब उसने उसकी सारी बातें सुनी थी और जानबूझकर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अथर्व ने अपनी बेवकूफ़ी और भूमि की चालाकी पर गुस्सा आने लगा। उसने रमन का फ़ोन उसकी तरफ उछाला और आगे बढ़ गया। रमन ने पूरी कोशिश की अपना फ़ोन पकड़ने की, लेकिन वो अनलकी रहा। नीचे गिरते ही उसके फ़ोन की स्क्रीन टूट गई और यह देख रमन का चेहरा उतर गया। दूसरी तरफ रेशमा को जैसे ही मनन से पता चला अथर्व भूमि से शादी करना चाहता है, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा नहीं हो सकता। अथर्व सिंघानिया भूमि से शादी क्यों करना चाहेगा? ज़रूर उसे भूमि के बारे में नहीं पता होगा। यह सोचते हुए रेशमा मनन से बोली, मुझे लगता है आपने कुछ गलत सुन लिया होगा, या हो सकता है अथर्व ने उसकी बात सही से नहीं सुनी होगी। उसे नहीं पता होगा। भूमि बोल नहीं सकती। जैसे ही उसे पता चलेगा
भूमि बोल नहीं सकती, वो खुद ही शादी से मना कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो, मनन ने कहा और एक बार फिर अथर्व का नंबर डायल कर दिया। भूमि सुन सकती थी, इसका मतलब उसने उसकी सारी बातें सुनी थी और जानबूझकर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अथर्व को अपनी बेवकूफ़ी और भूमि की चालाकी पर गुस्सा आने लगा। उसने रमन का फ़ोन उसकी तरफ उछाला और आगे बढ़ गया। भूमि ख्यालों में खोई वाटरफॉल के बीच में बनी एंजल को इमोशनल होकर देखते हुए मन ही मन बोली, हमने उम्मीद नहीं की थी आप दोनों से मिलने का मौका हमें इतनी जल्दी मिल जाएगा। भूमि की आंखें नम हो गई थी, लेकिन उन नम आंखों में भी अनचाही खुशी की चमक थी। इसी बीच एक मजबूत हाथ ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। भूमि अथर्व के सीने से जा लगी। उसने हैरान होकर अथर्व को देखा और पाया कुछ देर पहले जिस आंखों में उसने नरमी और चमक देखी थी, अब उन आंखों में गुस्सा था। पर क्यों? क्या कुछ हुआ था? कहीं इस गुस्से के पीछे उसके घरवालों का हाथ तो नहीं था? भूमि अपने परिवार को छोड़कर कुछ और नहीं सोच पा रही थी। तभी अथर्व ने उससे पूछा, क्या तुम सुन सकती हो? भूमि को उम्मीद नहीं थी अथर्व उससे ऐसा कोई सवाल करेगा। उसने पलकें झपकाकर हाँ कहा। अथर्व का चेहरा गंभीर हो गया। भूमि ने नजरें झुका ली और अथर्व से अपना हाथ छुड़ाने लगी। अथर्व ने और कसकर भूमि की बाजू पकड़ ली। भूमि को अपने और करीब करते हुए वो बोला, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। अब से तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ जुड़ चुकी है। तुम चाहो तभी मुझसे दूर नहीं जा सकती, इसलिए बेकार की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। भूमि ने भौचक्का होकर अथर्व को देखा। आखिर वो कहना क्या चाहता था? उसकी जिंदगी आखिर उस अजनबी के साथ कैसे जुड़ गई? अथर्व मुस्कुराया। उसकी स्माइल लाखों लड़कियों के दिल को पिघला सकती थी, लेकिन भूमि की आंखों में अब भी सवाल थे। वो अथर्व के कहने का मतलब जानना चाहती थी। उसकी हैरान आंखें अथर्व की आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अथर्व ने करीब से भूमि के चेहरे को मन भर देखा और उसे लगा कि वो पूरी जिंदगी इस चेहरे को बिना बोर हुए देख सकता था। आज से तुम मेरी हो चुकी हो। अचानक से इन शब्दों को सुनकर भूमि को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो बोली ले और खामोश हो गई। अथर्व का मुस्कुराता चेहरा एक बार फिर कठोर हो गया। उसने गहरी सांस ली। उसकी गर्म सांसें भूमि के चेहरे को छू रहे थे। अथर्व ने भूमि से कहा, तुम बोल नहीं सकती, मैं यह जानता हूँ, फिर भी मैं खुद को तुम्हें देखने से रोक नहीं पा रहा। यह कहते हुए अथर्व के हाथों की पकड़ ढीली हो गई। मौका मिलते ही भूमि अथर्व से दूर हो गई। अथर्व ने हल्की तिरछी मुस्कान के साथ अपने खाली हाथों को देखा, फिर खुद से दूर खड़ी भूमि को और बोला, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है, हजारों लड़कियां मेरे करीब आने के लिए तरसती हैं और तुम मुझसे दूर जाने की हिम्मत कर रही हो? क्या मैं तुम्हें इतना डरावना लग रहा हूँ? यह कहने के बाद अथर्व को एहसास हुआ उसके यह सब बोलने का क्या ही फायदा। आखिरकार सामने से उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला था। मेरे पीछे आओ, कहकर अथर्व विला की ओर बढ़ गया। भूमि ने मुस्कुराकर वाटरफॉल को देखा, फिर विला को, और सोचा, क्या मैं आज रात यहाँ रहने वाली हूँ? उसे अपने पीछे न आता देख अथर्व ने तेज आवाज में कहा, तुम आ रही हो या मैं गार्ड्स को तुम्हें लेने के लिए भेजूं? यह सुनते ही भूमि तेजी से अथर्व के पास आ गई। हालांकि उसका पूरा ध्यान विला पर था। वो हर एक चीज को ध्यान से देख रही थी। ऐसा करते हुए उसके एक्सप्रेशन पल पल बदल रहे थे। एक पल में वो उदास होती तो अगले ही पल में खुश हो जाती, तो कभी इमोशनल। अथर्व यह नोटिस कर रहा था, मगर उसने भूमि से कोई और सवाल नहीं पूछा। वहीं विला में काम कर रहा मौजूद स्टाफ अथर्व के साथ एक अनजान लड़की को देखकर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। एक साथ कई सारी तपती नज़रों को एहसास खुद पर हुआ तो भूमि ने विला में मौजूद स्टाफ पर एक नज़र डाली। रात के इस वक्त भी विला के अंदर 10 से ज़्यादा स्टाफ थे, जिसमें कुक, क्लिनिक स्टाफ और
कुछ बॉडीगार्ड थे। पूरे विला में बस आदमी थे। इसका एहसास होते ही भूमि के कदम थम गई। उसने दोनों हाथों को उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लिया। वो बेचैन होने लगी। उसे डर भी लग रहा था। सबसे नजरें बचाते हुए उसने अपने पैरों को देखना शुरू कर दिया। तुम्हारी आंखें बता रही है तुम्हें यह घर पसंद आ गया है, कहते हुए अथर्व ने भूमि को देखने के लिए सिर घुमाया और देखा। भूमि तो काफी देर पहले ही रुक गई थी। अथर्व को वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद थे जो उसकी बातों को नजरअंदाज करते थे, और इस वक्त भी उसकी आंखों में गुस्सा भर चुका था। मगर इस बार वजह भूमि नहीं थी, बल्कि उसका अपना स्टाफ था जो उसकी इजाज़त के बिना उसकी होने वाली वाइफ को देखने की हिम्मत कर चुके थे। हालांकि अथर्व ने उसे कुछ नहीं कहा और सीधे भूमि के पास आ गया। भूमि के बेचैन चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भरते हुए उसने भूमि की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मगर मेरी मौजूदगी में तुम्हें डर लग रहा है, इसका मतलब तुम्हें मेरे लिए और काबिल बनना होगा। अचानक से अथर्व के उसके करीब आने से भूमि स्तब्ध हो गई, लेकिन जब उसने अथर्व की बातें सुनी तो उसकी आंखें भर आई। इस बार उसने अथर्व से दूर जाने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने अथर्व को खुद से दूर किया, बल्कि अथर्व की शर्ट को पकड़ते हुए उसने पलकें झपकाते हुए मुस्कुरा दिया। अथर्व से मिलने के बाद भूमि पहली बार मुस्कुराई थी। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी कि अथर्व भूमि की मुस्कान में कहीं खो गया, और अगले पल वो हुआ जिसका अंदाजा न वो भूमि को था, ना ही वहाँ मौजूद स्टाफ को, और ना ही खुद अथर्व को। भूमि में खो चुका अथर्व भूमि के मुस्कुराते होठों की तरफ झुका और अपने होठ को भूमि के नर्म होठों पर रख दिया। मुस्कुराती भूमि की आंखें एक बार फिर शौक से बड़ी हो गई। उसने अथर्व को खुद से दूर करना चाहा, मगर तब तक वो पूरी तरह से अथर्व के आगोश में आ चुकी थी। वहीं स्टाफ भी ऐसा कुछ देखने के इंतजार में नहीं थे। वो तो बस भूमि को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब वहां नहीं रुकने का साहस नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते हॉल में मौजूद सभी स्टाफ वहां से चला गया। एक लंबी सेटिस्फाइंग किस के बाद अथर्व पीछे हट गया। उसके दूर होते ही भूमि अपने होठों को रफ करने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसने लगभग रोते हुए अव्यात को देखा। अथर्व भूमि की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता था। अरे नहीं, यह मैंने क्या कर दिया? मन ही मन अथर्व ने खुद को डांटा। फिर भूमि से बोला, आई एम सॉरी। अभी अथर्व ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि और एक जोरदार थप्पड़ से उसके कान सुन पड़ गए। आंखें खतरनाक हो गई। जब से उसने होश संभाला था तब से वो दूसरों को डोमिनेट करता आया था। लोग उसका सामना करने से डरते थे, लेकिन आज किसी ने उसको थप्पड़ मारा था, वो भी उसके अपने घर के अंदर। अनजाने में अथर्व का हाथ उसके गाल पर चला गया। वो अब भी थप्पड़ की झनकार अपने गालों पर महसूस कर रहा था। भूमि की पतली उंगलियां अथर्व के गालों पर छप चुकी थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था थप्पड़ कितना तेज होगा। तुम? अथर्व ने दांत किटकिटाए और भूमि का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि भूमि की सांसें थमने लगी। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह धार बनकर बहने लगे। भूमि ने अपनी पूरी जान लगा दी अथर्व से खुद को छुड़ाने में, मगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रही। अथर्व का शैतानी चेहरे को आंखों में लिए वो बेहोश हो गई। उसका पूरा शरीर अथर्व के हाथों पर झूल गया। यह एहसास होते ही अथर्व की पकड़ ढीली पड़ गई। बेहोश भूमि को देखकर एक पल में ही उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ऐसा होते ही भूमि नीचे गिर गई। बाहर से अंदर आए रमन ने यह सब नज़ारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भूमि को नीचे गिरता देख रमन भागते हुए भूमि के पास आया और उठाने लगा। मिस उठिए, मिस उठिए। जब भूमि रमन के उठाने पर नहीं उठी तो रमन ने आसपास देखा। तभी उसे टेबल पर पानी से भरा गिलास दिखा। वो जल्दी से पानी लाया। भूमि पर पानी की छींटे मारते हुए उसने फिर भूमि को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। रमन ने भूमि की पल्स चेक की
पल्स कम हो रही थी। वो भूमि को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, मगर अथर्व की मौजूदगी का एहसास होते ही वो पीछे हट गया। अगर अथर्व किसी को ख़त्म करना चाहता है तो वो चाह कर भी उसे नहीं बचा सकता था। फिर भी उससे मासूम भूमि को मरते देखना गवारा नहीं था। तो उसने अथर्व को देखते ही बोला, बॉस, क्या आप इन्हें जान से मार देना चाहते हैं? अथर्व होठों पर मुस्कान लिए शून्य में खड़ा यह सब देख रहा था। यह पहली बार नहीं था जब भी अथर्व अपना आपा खोता था। उस सेंस में लौटने में वक्त लग जाता था। रमन की आवाज़ अथर्व को उसके सेंस में ले आई। अब तक उसका मुस्कुराता चेहरा भूमि को बेजान फर्श पर देखकर पीला पड़ गया। क्या हुआ इसे? पूछते हुए अथर्व फर्श पर बैठ गया। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कुछ देर पहले उसने भूमि के साथ जो किया उसे उसकी भनक भी नहीं थी। भूमि को रिएक्ट न करता देख अथर्व की आंखों में डर समा गया। भूमि को अपनी बाहों में उठाते हुए उसने जल्दबाजी में बाहर जाते हुए तेज आवाज में कहा, गाड़ी निकालो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।